पूरा ऐसा प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो 10-15 साल में पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। हकीकत ये है कि मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट बहुत कम गया है। इनका ये भी कहना है कि लव जिहाद के ज़रिया मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उसके ज़रिया फिर ये लोग अपनी कि अगर मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया जाए तो सत्ता केवल और केवल एक वर्ग के ही हाथ में आएगी। और इस फार्मूले के आधार पर ये इस्लामोफोबिया का जो पूरी थीसिस है, पूरे देश में इस समय एक लहर छाई हुई है कि 2014 में जब सरकारें बदली तो 2016 से मस्जिदों के सामने भगवान शिफ्ट होना शुरू हो गए। रिस्पेक्टेड मंच और साथियों, 1918 में ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि अब 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं। तो जिस समय ये प्रस्ताव पारित हुआ, ये कानून बना कि 30 साल से ऊपर की महिलाएं वोट दे सकती हैं, उस समय भारत का जो आम, हम जनरलाइज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जो आम ब्राह्मण था, आम ब्राह्मण नहीं, जो खास ब्राह्मण था, जिसमें मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर जैसे ख्यात लब्ध लोग शामिल थे, उनके कान खड़े हो गए। तो उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया कि अगर मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया जाए तो सत्ता केवल और केवल एक वर्ग के ही हाथ में आएगी। और इस फार्मूले के आधार पर ये इस्लामोफोबिया का जो पूरी थीसिस है वो तैयार की गई। और इसी आधार पर फिर आरएसएस बनी कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करेंगे तो सत्ता केवल एक ही जाति के हाथ में आएगी। 1925 में आरएसएस बनी और इसकी जो एंटी थीसिस थी वो 1923 में बनी, जिसमें पंजाब में सर छोटू राम और मियां सर फजल हुसैन साहब ने लाहौर में नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। और जब सर छोटू राम जी ने और मियां सर फजल हुसैन साहब ने लाहौर में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई तो लाला लाजपत राय सर छोटू राम के पास गए। उन्होंने कहा कि आप भी हिंदू हैं और मैं भी हिंदू हूं, तो आपको, चूंकि मैं हिंदू हूं, तो आपको मेरे साथ मिलके ये पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी। आपने एक मुसलमान के साथ ये पार्टी क्यों बनाई? तो सर छोटू राम ने कहा कि ये सही है कि मेरा और आपका मज़हब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मियां सर फजल हुसैन साहब का और मेरा मज़हब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम लोग ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं। आपने बात की जवाहरलाल नेहरू की और महात्मा गांधी की कि पहले महात्मा गांधी को ख़त्म किया जाएगा और फिर जवाहरलाल नेहरू को ख़त्म किया जाएगा। ये ठीक है, लेकिन इससे पहले मियां सर फजल हुसैन साहब और सर छोटू राम जी को तो पूरे तरीके से ज़मींदोज किया जा चुका है। जो पंजाब के लिए लड़े, और पंजाब उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की यूनिटी का एक मॉडल हुआ करता था, जिस मॉडल को पंजाब से निकलकर पूरे भारत में जाना था। लेकिन पूरे भारत में वो मॉडल जा पाए उससे पहले ही पंजाब को तोड़ दिया गया। जिसे मुझे माफ़ करना, जब तोड़ा गया तो उस दस्तावेज के ऊपर गांधी के भी हस्ताक्षर हुए और नेहरू के भी हस्ताक्षर हुए। आज तो जिहाद जो है वो केवल जो है रूह अफ़जा जिहाद भी शुरू हो गई है कि भाई रूह अफ़जा जो है उसको भी हम लोग जो है वो करें। अच्छा, इसमें दूसरा कॉरपोरेट भी जुड़ा हुआ है। अभी
10 साल पहले खाप पंचायतों को बड़ा मीडिया गालियां दिया करता था। उसकी वजह ये थी कि खाप पंचायतें एनसीआर में हैं और एनसीआर में कॉरपोरेट को ज़मीन जो है वो हथियानी थी, इसलिए पहले बदनाम करो उन लोगों को जो रजिस्ट कर सकते हों, उन लोगों को जो प्रतिरोध कर सकते हों, उसके बाद जो है ज़मीन को कब्जाना आसान हो जाएगा। आज दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स की ज़मीन है, खासकर मेवात इलाके की, अरावली श्रृंखला की, वो ज़मीन बहुत महंगी हो गई है। उस ज़मीन के ऊपर जो है जब कॉरपोरेट उस ज़मीन को छीनेगा तो उसके खिलाफ जो है वहाँ मेव मुसलमान खड़ा हो सकता है, जिसके बारे में सर छोटू राम जी कहा करते थे कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या। तो वो लोग जो खड़े हो सकते हैं, ट्राइबल जो लोग खड़े हो सकते हैं अरावली श्रृंखला में कॉरपोरेट अगर ज़मीन हथियाता है उसके खिलाफ, इस वजह से करीबन 1.5-2 साल पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी ने ये कोशिश की कि जो है मेवात में दंगा हो जाए, जिस दंगे को विफल कर दिया गया, जिसके पीछे किसान आंदोलन की एक बड़ी भूमिका थी, क्योंकि किसान आंदोलन में सभी जो है आपस में बैठे थे और आरएसएस की ट्रेनिंग तो 1 हफ्ते की आईटीसी, फिर 21 दिन की ओटीसी, फिर इनकी नागपुर में 40-42 दिन की ट्रेनिंग होती है। लेकिन यहाँ गुरु नानक देव जी की कृपा सदके 1.5 साल तक जो है वो हमारी ट्रेनिंग हुई दिल्ली मोर्चे के ऊपर, जिसकी वजह से ये जो चाह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ़, मेवातियों के खिलाफ़ हरियाणा में दंगे करवाकर और फिर इनकी ज़मीनों को हथिया लिया जाए, तो उसके खिलाफ़ इनको प्रतिरोध हरियाणा में देखने को मिला। और जिस कौम को ये बदनाम कर रहे थे, खासकर जाट बिरादरी को, वही सबसे ज़्यादा आगे आकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी हुई। इसलिए हमें निवेदन मेरा ये है कि जो धाराएं हमें आज नज़र नहीं आ रही, जिस इतिहास को ज़मींदोज कर दिया गया, उस इतिहास को दोबारा से हमें जो है वो सामने लाना पड़ेगा, जिसमें मियाँ सर फजले हुसैन साहब का इतिहास हो, जिसमें सर सिकंदर हयात खान जो यूनियनिस्ट पार्टी से यूनाइटेड पंजाब के प्रीमियर बने थे 1937 में, चाहे लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिज़र हयात खान टिवाना साहब का इतिहास हो, चाहे सर छोटू राम जी का इतिहास हो। इस इतिहास को अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो जो ज़मीन से जुड़ी हुई धाराएं हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगी और हम लोग इन फासिस्ट सांप्रदायिक शक्तियों का मुकाबला कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने इंडिया या अखंड भारत का हिस्सा कह लीजिए। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का पूरा ऐसा प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो 10-15 साल में पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लेंगे। हकीकत ये है कि मुस्लिम का फर्टिलिटी रेट बहुत कम गया है। इनका ये भी कहना है कि लव जिहाद के ज़रिया मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उसके ज़रिया फिर ये लोग अपनी आबादी बढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। केरला में और खुद NIA यूपी ने लिख करके दिया है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीजेपी के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में लिख करके दिया है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है। तो इसी तरह से मीट का, बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है। अल कबीर और ये दूसरे नामों से, अल अरबिया नाम से सारे बीफ का कारोबार ये लोग करते हैं। और बेचारे जो है मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। 70% से ज़्यादा 80% हिंदुस्तान की आबादी नॉन वेज है, वो मीट खाने वाली है। मुसलमान कितने % है, लेकिन बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। तो इस तरह से एक पूरा, अभी RSS के लोग हमेशा बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले भी मोहन भागवत बोले कि मुसलमानों के बगैर हिंदुस्तान का कंसेप्ट नहीं है। वो इसलिए कोई मुसलमानों से मोहब्बत करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो RSS के एक लीडर ने ये तक कहा था कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होता तो हम कहीं से इंपोर्ट करके लाते, 2-4 लाख ले आते, उसी से डराते यहाँ की आबादी को।
अब बताइए 10-15% की जिसकी आबादी हो उसको डराया जा रहा है कि 85% वाले तुम्हारे घर, तो 85% वाले के घर में घुस जाएंगे, कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा इनका बिजनेस धंधा इसी पे चल रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ या दूसरी माइनॉरिटीज़ के जो भी इसके आगे रेसिस्ट कर रहा है वो इनके टारगेट पर है। चाहे पत्रकार हो, चाहे सेकुलर लोग, चाहे लिबरल्स हो, वो उनके टारगेट पे है। हम जिस मुग़ल और इस कंसेप्ट की बात कर रहे थे, जो अभी औरंगज़ेब के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, राम पुनियानी सर बहुत पहले से ही उनके बारे में बोल रहे कि अगर मुग़ल को और तोड़ना होता, गौरी को मंदिर पे से अगर मंदिर तोड़नी होती, गुजरात में तो रास्ते में 5000 मंदिर था, लाल किला के सामने मंदिर है, मुग़लों ने क्यों नहीं तोड़ दिया उसको? ये अगर ये भी मान लिया जाए कि औरंगज़ेब मंदिर को तोड़ने वाला था, तो 10 मंदिर तोड़ा तो 100 मंदिरों को उसने जागीर भी दी, फिर भी उसका पॉजिटिव में ही आएगा रिज़ल्ट। तो ये सब बातें करने के लिए तो बहुत सारा वक्त चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब हैं, इनको सुन रहे हैं, इनके अच्छा बहुत ही रिसर्च बेस्ड रिपोर्टर तक रोज़ एक नया इतिहास लिख रहे हैं, और जो लोग इतिहास में काम करना चाहते हैं उनके खिलाफ माहौल बनाते हैं। जो लोग न्यूज़ में फैक्ट चेक कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं। तो असल इस समय जो मेन स्ट्रीम जिसको हम मीडिया कहते हैं, हालांकि अब हम लोगों ने उसको मेन स्ट्रीम मानना छोड़ दिया है। मेन स्ट्रीम तो मीडिया वही है जो मुख्य जनमानस की बात अपने लोगों के बीच में रखे। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, बल्कि वो कारपोरेट मीडिया है, टीआरपी के धंधे को चलाने के लिए तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में मीडिया की जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में डाउट क्रिएट हुआ वो है मीडिया की क्रेडिबिलिटी। तथ्यों के साथ में, इतिहास के साथ में सबसे ज़्यादा छेड़खानी हुई। हमारे बीच में कुछ शख्सियत ऐसी हैं जिनका काम इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर है, जिन्होंने इतिहास पे पहले किताबें लिखी, काम किया, और फिर मीडिया के बीच में मीडिया में आए और अपने यूट्यूब चैनल से तथ्यों को भ्रमकता जो फैलाई जा रही है तथ्यों को लेकर, इतिहास को लेकर, उसमें सबसे शानदार काम करने वाले हमारे बीच में लेखक, इतिहासकार, जर्नलिस्ट। भाषा जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वो इस तरफ आ जाएं तो बेहतर होगा। और जो मीडिया के कैमरा पर्सन्स हमारे साथी हैं उनसे मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपने मीडिया कैमरास को फिक्स कर लें। जो भी स्पीकर बोलेंगे वो यहीं से एड्रेस करेंगे, तो आपको दोबारा शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग वहाँ से हट के बैठ जाएंगे तो ऑडियंस से हमारा कनेक्टिविटी स्पीकर का बन जाएगा। तो ये प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1-2 मिनट में इसको सेट करके हट जाएं तो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। उस पर बोझ ज़्यादा हो गया, वो झुका जा रहा है। ये देखो नीचे भी रख देंगे तो भी आवाज़ तो ऐसे भी आ ही जाएगी। उसका भी हाल देश के मीडिया जैसा है। अरिन भाई कोशिश कीजिएगा यही वाला माइक्रोफोन, बस यही रहेगा, यही तो रहेगा। चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्राम के इस डायस में जो बैनर लगा हुआ है, इसी से आपको इस प्रोग्राम के टॉपिक का, उन्वान का या आज के चर्चा का अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस विषय में हम लोग बात करेंगे। पूरे देश में इस समय एक लहर छाई हुई है कि 2014 में जब सरकारें बदली तो 2016 से मस्जिदों के सामने भगवान शिफ्ट होना शुरू हो गए। रामनवमी 2016 में पहली बार बिहार और दूसरे स्टेट्स में रिपोर्ट किया गया था। तकरीबन 12-13 शहरों में 18 में दंगे भी हुए कि उससे उस दौर में लगभग 18 तक ये माहौल बन गया था कि अब रामनवमी के और दूसरे नवरात्रि के फेस्टिवल्स में मस्जिदों से निकलकर भगवान मंदिरों से भगवान निकलकर मस्जिद के सामने शिफ्ट कर जाएंगे।
और उस शिफ्ट होने को और उस पूरे प्रोसेस पे लगातार ये रिपोर्ट्स आती रहीं कि ये तमाम चीज़ों जो चल रही हैं। 2018 में जब बिहार में नवरात्रा में ये दंगे, रामनवमी में ये दंगे हुए मार्च 28 और 29 2018 में, तो एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने बताया कि इन यात्राओं के लिए पूरे बिहार में 2 लाख तलवारें बांटी गई थी। फिर हमने 2016 के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे वेस्टर्न यूपी में देखे कि किस तरह से दुर्गा वाहिनी और दूसरे संगठन के लोगों ने आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर महिलाओं की, बच्चियों की, युवतियों की, लड़कियों की आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर एक कैंप लगाए गए और उन कैंप का समापन जो है वो जिस तरह से होता है उसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से अब 2025 में हम सबको है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर खाने पीने के सामानों से लेकर लैंड से लेकर हर इशू पर जिस पर मुसलमान कुछ अपना बात करना चाहेगा, फूड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शरबत जिहाद तक पहुंचा दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में मीडिया के 2 पहिए हमारे सामने नज़र आते हैं। एक पहिया तो कॉरपोरेट मीडिया का है और एक पहिया जो है वो आप सब का है, जो इस वातावरण को हम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो कॉरपोरेट मीडिया का साइज़ है और अटैक का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप सब के बीच में मुस्लिम मिरर की तरफ से आज इस चर्चा में हम लोग मीडिया के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे बात करेंगे। तो